ध्रुव राठी एक क्रिएटर है, उन्होंने भी आपके बारे में थोड़ा मैंने न सुनो कूड़ो कुन्नोयो। एक बात बताओ, हरियाणा को आदमी है बता रहा हूँ 2015 में जो मकोका कोर्ट का फैसला आया था, उसने 13 में से एक को बरी कर दिया। उनका नाम था अब्दुल वाहिद। 2015 में अब्दुल वाहिद शेख ने बाहर आने के बाद एक किताब लिखी जिसका नाम दे देना चाहिए। एक बहुत ही प्रोलिफिक किताब है, शायद इस देश में जो लिटरेचर जेलों में लिखा गया है उनकी फहरिस्त में ये भी एक किताब सुनी। अब्दुल वाहिद शेख की जिंदगी पर एक फिल्म है जिसका नाम है हिंद। 2022 में बनी ये फिल्म ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाई और इस वजह से आज ये फैसला आने के बाद ये फिल्म फिर से एक बार दिखाई जाएगी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली, जिसकी तारीख होगी 6 अगस्त 2010। तो उनको देखने में फिल्म 3 बजे जाकर 6 अगस्त को फिल्म देगी। लेकिन एक जिस इंटरव्यू की आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें हमारे साथ साथ में अब्दुल वाहिद शेख, जो कि बेगुनाह से भी उनकी किताब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किताब मैंने पढ़ी है और मैं अर्ज करूँगा कि आप बाकी व्यूअर्स भी इस किताब को पढ़ेगा। आपका बहुत स्वागत है। और वाहिद भाई की जो ज़िंदगी रही है बहुत मुश्किल हालातों में उनकी ज़िंदगी कटी है, और जो खासतौर से 2002 से लेकर 2015 तक का दौर था, उसके बाद भी उनका लगातार स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन जो 2002 से 2005 का जो समय था, जो मुश्किल समय था, उस समय को बखूबी दिखाने वाले फिल्म मेकर, बहुत ही उमदा फिल्म मेकर सुदर्शन बंदे। मैं उमदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, और जितना इस फिल्म में ह्यूमैनिटी और जस्टिस ये सारी बातें हैं, इसके साथ साथ आपको एक बॉलीवुड फिल्म देखने का एक्सपीरियंस है। जिन को फिल्म देखनी है पर यानी 6 अगस्त 2025 को ये फिल्म दिल्ली के प्रेस क्लब में फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्म। बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन आपका। सुदर्शन, आपसे मैं शुरुआत करूँगा इस चर्चा की। आप सबसे पहले मुझे नाम के बारे में बताइए, हेमोलिन क्यों नाम है? अक्सर मैं अपने आप को बहुत ही अमेचर फिल्म मेकर मानता हूँ, तो जब मैं सोचता हूँ कि फिल्म का नाम क्या रखा जाए तो सोचता हूँ कोई सिंपल सा नाम जैसे सबको समझ आ जाए। आपने ये इतना मुश्किल नाम क्यों चुना और क्या है इसकी पीछे? जैसे आपने कहा कि इतना कठिन नाम शेर, सही कहें तो ये नाम रखने की एक वजह मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। हिमोलिन का मतलब होता है किसी का खून। जब हम जाने अनजाने किसी को मारते हैं तो उसका खून नहीं, वो नहीं दिखता है पर वो होता है, उस खून को हिमोलिन। ये फिल्म समाज के उस वर्ग की है जिन्हें आसानी से ऊपर वाले वर्ग से कुचला दबाया गया, उनकी आवाज़ उनको कुचलने के बाद जिनका खून निकलता है जो दिखता नहीं, और उसी खून को दिखाने की जो कोशिश है इसमें तेलंगाना बन गया। जिसमें बहुत ही आपने कोई फिल्म का नाम का जस्टिफिकेशन दिया है। लेकिन जब ये ऐसी फिल्म बनाना है, ये कहाँ से आपके इसमें आइडिया आया, कब आप वाहिद भाई से मिले, इन दोनों के रिलेशन? दरअसल किताबें पढ़ने की आदत है। इस किताब में मैं दूसरे का कहूँगा कि चौधरी गुरु लिखे थे, आपको बहुत अच्छी किताब है बिहाइंड द बार। उस किताब में वाहिद जी पर एक चैप्टर था, तो जब किताब में पढ़ रहा उसके बाद उनका चैप्टर किया तो बहुत बुरा लगा था। मतलब हम खुद एक इंसान होने के बाद जब इस तरह की कहानी पढ़ते हैं तो खुद को इंसान कहने की बहुत शर्म आती है। तो जब वाहिद भाई का वो चैप्टर इतना पढ़ा तो बुरा लगा, और सोचा कि यार क्या इनकी कहानी, एक्चुअली कहानी था, वो किताब में लिखा कि इनकी कहानी क्या है, इसको जानना भी ज़रूरी है। इसलिए फिर वाहिद भाई को खोजने की कोशिश की, इसलिए पता चला उन्होंने किताब लिखी है बेगुनाह से, तो फिर वो किताब पढ़ी।
वो किताब पढ़ने के बाद जिस तरह से डिटेल में उन्होंने सारी केस के बारे में बताया, जो सारी उसकी जो रुचि है, तो क्यूरियोसिटी और बढ़ी और हाँ ज़बरदस्त इंसान है मतलब। तो इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। तो फिर वो पब्लिशर से उनका नंबर लिया, उनको मिला, उनसे बात करने के बाद फिर तो फिर शुरू तो दरअसल बॉलीवुड और इसके इकोनॉमिक्स पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन वही भाई से मैं अभी सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूँ। दर्शकों के लिए मैं बता दूँ कि वाहिद भाई 2015 में बरी होकर बाहर आए थे, तब मैंने 2016 में उनके साथ एक बार मुलाकात की थी एज ए स्टूडेंट। जबकि मुझे ऐसा नहीं था कि आज हम दिल्ली में साथ में रहते होंगे, लेकिन तब मैं एक टीनेजर था और उस वक्त आपकी जो कहानी थी उसने तो मुझे हिला के रख दिया था, क्योंकि मेरे आइडियाज़ जो थे वो टीवी न्यूज़ देखने की वजह से बने थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ गलत हो, लेकिन शायद आप थोड़ा सा पीछे जाइए वक्त में और हमें बताइए कि दर्शकों को पता चले कि क्या होता है एक्चुअली, कि आपने जो भयानक चीज़ें इस किताब में लिखी है उसका थोड़ा सा हमें एक अंश बता दीजिए कि पुलिस आखिरकार करती क्या है और क्या होता है इसमें तौर पर पुलिस करती है। देखिए, इसमें बहुत लंबा सवाल है ये और लंबा इस सेंस में कि बहुत सारी बातें पूछी गई है और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं खुद मतलब कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। अलबत्ता मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो बात आपने पूछी है उसमें 2-3 पॉइंट अहम बताने चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाने का ये सिलसिला नया नहीं है। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ पहली बार हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ये पहली बार आया इस तरह का। आप हमारे केस से पहले भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामले हुए हैं। मैं मिसाल दूँगा, अक्षर धाम जो ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था, तो उसमें किस तरह से तो कय्यूम नाम के एक शख्स थे, जो मुफ्ती थे, जो दीनदार आदमी थे, उनके साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ट्रायल चलता है, उनको फांसी की सज़ा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है और मैं समझता हूँ 11 साल तक वो फांसी की सज़ा में जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी 11 साल सलाखों के पीछे और वो किताब आप पढ़ेंगे और मेरी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हर स्टेट की पुलिस की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। किस तरह से मुसलमानों को फँसाना है, किस तरह से टॉर्चर करना है, टॉर्चर के तरीके भी इनफैक्ट एक ही है और किस तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट लेना है, मारना है, तोड़ना है, घर वालों को जो है परेशान करना है, घर वालों को एज़ अ शील्ड इस्तेमाल करना है कि अगर तुमने कन्फेशनल स्टेटमेंट साइन नहीं करे कि अब तुम्हारी बीवी के साथ रेप करेंगे, तुम्हारी माँ के साथ रेप करेंगे, नंगा करके बाप के सामने बेटे को परेड करना, बेटों के सामने बाप को परेड करना, तो ये आपको सिमिलरिटी दिखेगी। अच्छा, ये हमारा केस भी एंड नहीं है कि बस इसमें हो गया, अब पुलिस ने तौबा कर लिया, अब आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। आप हमारे केस के बाद भी देखिए बहुत सारे केस, मैं एक मिसाल दूँ, जर्मन बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट केस 2010 का, उसमें भी एक टीचर की चार्ज मिर्जा पे जी फिल्म बनी, मैं फिल्म में और फिल्म का फिर मैं थोड़ा जेल मिला, फिर मैंने उससे पढ़ाई की, उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तो मुझे लगा कि हमारे केस में और उसके केस में कॉपी पेस्ट ही है। तो यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ, वहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ रखी गई। फिर वो केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 फांसी की सज़ा दी थी, सेशंस कोर्ट ने वो 5 फांसी की सज़ा ख़त्म कर दी और उसको रिकवरी के अंदर सज़ा दी गई। अब उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट। अब सिमिलर केस देखिए, 5 फांसी की सज़ा हमारे केस में दी, 5 लोगों पर है, वो एक व्यक्ति पर थी, यहाँ 5 लोगों पर थी और ये सेशंस कोर्ट का जब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचा तो वो स्टैंड डाउन हुई, सिमिलर है। तो मैं ये कहना चाह रहा एक बात कि हमारी जो इंडियन पुलिस है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, मुस्लिम नौजवानों को बेगुनाह होते हुए छोटे मुकदमात में फंसाना इनकी आदत है, ये आम हो गया। अच्छा, इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है जो उनका गिरबान पकड़ सके, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनके खिलाफ जो है कोई मुकदमा नहीं फाइल कर किया जाता, ना एफआईआर दर्ज होती। इतनी इम्प्यूनिटी है, इतना प्रोटेक्शन है कि गुड फेथ में ये जो चाहे वो बैड हरकतें करते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस केस में टॉर्चर की अगर आप बात देखेंगे तो हम लोग जो फ़िल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि ग्वांतानामो बे जेल में और अबू गरीब जेल में ऐसा-ऐसा टॉर्चर किया गया, तो हमको लगता है कि ये किसी और दुनिया की बात हो रही है, हमारे साथ कभी नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ें दुनिया में हो रही है और आप ये समझते हैं कि हमारे साथ नहीं होता है, ये हमारे साथ भी होता है, होगा।
हम लोग जब इस केस में पहुँचे तो हमारे साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। उल्टा लटका के वाटर बोर्डिंग करना, प्राइवेट पार्ट पे इलेक्ट्रिक शॉक देना, प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है केमिकल सप्लाई, केमिकल पहुँचाना और नंगा करके परेड करना, जैसे मैंने बताया। कई दिन तक सोने नहीं देना, कई दिन तक खाना नहीं देना, कई दिन तक के जो है अंधेरे कमरे में रखना, कई दिन तक के ठंडे कमरे में रखना। इस तरह की जो हरकतें हैं, पट्टे से और डंडों से मारना और साइकोलॉजिकली इतना इफेक्ट करना कि एक्टिव टॉर्चर, पैसिव टॉर्चर, हमारे सामने किसी को लाके मारना, उसके सामने हमको मारना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। जो मैंने इसमें पूरा एक चैप्टर लिखा है, आप देख लीजिए। तो जब मैं सोचता हूँ कि हमारे भारत के हर पुलिस स्टेशन में गुआंटानामो जेल है, हर पुलिस स्टेशन में अभी गरीब आपको मिल जाएगी, टॉर्चर फ्री मिल जाएगी, तो उस पर हरकत होगी। तो मैं समझता हूँ इस केस को ले करके जो जजमेंट आया है, बहुत अच्छा जजमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कंप्लीट जजमेंट है, कुछ लोग कहते हैं इनकम्प्लीट जजमेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी बाकी है। कुछ लोगों को किसी ने साजिश से पूछा कि कंपनसेशन आपको कितना चाहिए, मुझे बाहर निकाला तो कितना कंपनसेशन आपके 19 साल का कोई कंपनसेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। अदर कंट्री के अंदर प्रोविजन है तो वहाँ कैलकुलेशन भी है कि एक दिन का उसका एज देखा जाता है, उसकी एजुकेशन देखी जाती है, एज फैक्टर देखा जाता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स को देखा जाता है, वो कितना कमाता था वो देखा जाता है, सोशल स्टेटस देखा जाता है। हर चीज़ देखने के बाद अदर कंट्री के अंदर कैलकुलेशन होता है। 4 दिन भी अगर किसी को इनडिटेन रखा जाए तो करोड़ों रुपये उसको दिए जाते हैं। तो 19 साल है, यहाँ तो कोई प्रोविजन नहीं है, यहाँ तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप क्या देंगे? सर आप तो आए हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी जो लोग आए हैं उनके साथ जब आपने बात की तो उनका एक हमने आप एक तरीके से दूध बनिए और बताइए क्या कहना चाहेंगे, जनरल उनका क्या कहना है। 19 साल बहुत लंबा दौर हो गया, अभी भी मतलब जस्ट बाहर आए हैं, तो कैसा क्या देखिए, जिस दिन जजमेंट आया है ना, जजमेंट में मैं भी था कोर्ट में और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो लोग भी थे। 9:30 बजे जजमेंट शुरू हुआ, 10 मिनट में जजमेंट हो गया। जैसे ही जजमेंट डिलीवर हुआ है, वो सब रोने लगे। और जैसे ये न्यूज़ बाहर जा रही थी, यानी कि मैं अपने बीवी को बता रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरी बीवी रो रही है, वो अपने भाई को बता रही है, जितने रिश्तेदार एक दूसरे को बता रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि सबको छोड़ दिया, रो रहे हैं, सबको छोड़ दिया, रो रहे हैं। क्योंकि ये सबको छोड़ दिया ना, इसको सुनने के लिए 19 साल लगते हैं। मैं कहता था ये जजमेंट 9 महीने में आ सकता है, 19 महीने में आ सकता है, लेकिन हमारा इतना जुडिशल प्रोसेस इतना प्रोलॉन्ग है कि 19 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ये लोग आए हैं, साजिद आपको मालूम है, मोबाइल रिपेयरर, मोबाइल रिपेयरर को आपने मोबाइल यूज़र भी नहीं बन सका। आज उसको मोबाइल चलाना नहीं आता। जो एक ज़माने में मोबाइल रिपेयर करके लोगों को देता था, आज वो मोबाइल चला नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम किस माशरे में आ गए हैं। उनके सोने का, उनके उठने का, उनके चलने का सब एक टाइम टेबल फिक्स है। उनकी दुनिया बस एक 4 दीवारी के अंदर 10 बाई 10 के अंदर उनकी पूरी दुनिया थी। आज वो घबराते हैं निकलने के लिए, चलने के लिए। अभी उस साजिद को दिल्ली आना था तो मेरे बगैर वो आने तैयार नहीं था, मुझे हाथ पकड़ के उसको लाना पड़ा। तो ये सिचुएशन है कि जवान गए थे, आज बूढ़े हो गए। भाई भाई ये बहुत ही दुखद कहानियाँ हैं, हम और इसके बारे में रिपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ से बताइए कि ये कंस्पिरेसी कैसे पैदा हुई। 2001 में शायद आपका पहला केस रजिस्टर हुआ था, और मतलब मुझे आपको उस केस में डिटेल में नहीं जाना, ना ही मुझे ऐसा, बस मुझे आप ये समझाइए कि आपके साथ जो लोग भी और भी अरेस्टेड थे, उनको कैसे कैसे केस में फंसाया, आपको कैसे केस में फंसाया, और कैसे पुलिस आपके खिलाफ एक हिस्ट्री बनाती है आपको अरेस्ट करने से पहले, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो 2006 के जो क्लास में हम लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो वो सबकी बुनियाद पर अरेस्ट